बॉर्डर पर रात अंधेरी है। बस एक ड्रोन की हल्की सी आवाज आ रही है जो नीचे जमीन को स्कैन कर रहा है। यह एक पुरानी जंग का नया चेहरा है जो राज, टेक्नोलॉजी और सायों से लड़ी जाती है। यहाँ दो दुश्मन एक खामोश लड़ाई में उलझे हुए हैं, भारत की रॉ और पाकिस्तान की ISI। ये एजेंसियां एक पूरे सब कॉन्टिनेंट की किस्मत तय करती हैं, पब्लिक की नजरों से दूर रहकर काम करती हैं। उनकी जीत का कोई जश्न नहीं होता, उनकी हारें गहरी दफन होती हैं। इस दुनिया में एक आम बातचीत भी एक कोडेड मैसेज हो सकती है, एक डिप्लोमेट, एक मास्टर स्पाई। रॉ और ISI के एजेंट्स दोहरी जिंदगी जीते हैं, अपने मकसद के लिए सब कुछ कुर्बान कर देते हैं। हर इंटरसेप्टेड मैसेज, हर रिक्रूट किया गया एजेंट एक हाई स्टेक्स शतरंज के खेल की एक चाल है। जैसे ही हम उनकी दुनिया में एंट्री करते हैं, याद रखना, हर ऑपरेशन के पीछे असली लोग होते हैं जो नामुमकिन फैसले लेते हैं। रॉ और ISI की शुरुआत टकराव और अविश्वास से हुई थी। 1962 के भारत-चीन युद्ध में भारत की इंटेलिजेंस फेलियर की वजह से 1968 में रॉ बनी R.N. काओ के अंडर, ताकि देश फिर कभी बिना तैयारी के न पकड़ा जाए। पाकिस्तान की ISI 1948 में बनी थी, शुरू में मिलिट्री इंटेलिजेंस को कोऑर्डिनेट करने के लिए, लेकिन 1970 के दशक और सोवियत अफगान युद्ध के दौरान एक पावरफुल ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड एजेंसी बन गई। दोनों एजेंसियां खतरों के जवाब में बनी थी, एक खास दुश्मन को ध्यान में रखकर। रॉ भारत की प्रोएक्टिव शील्ड बन गई, ISI पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक डेप्थ का वेपन। उनकी दुश्मनी शुरू से ही तय थी, जिसने उनके मिशन और तरीकों को डिफाइन किया। रॉ का फोकस जल्दी ही पाकिस्तान पर शिफ्ट हो गया, जबकि ISI की प्राइमरी चिंता भारत बन गया। उनकी हिस्ट्री सब कॉन्टिनेंट के अशांत अतीत को दिखाती है, युद्ध, विद्रोह और गहरा डिस्ट्रस्ट। उनकी शुरुआत को समझना आज उनके एक्शन को समझने के लिए जरूरी है। ये सिर्फ एजेंसियां नहीं है, ये नेशनल विल के इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो टकराव में बने हैं। यह तय करने के लिए कि कौन ज्यादा खतरनाक है, हमें यह देखना होगा कि ये एजेंसियां कैसे काम करती हैं। रॉ सीधे भारत के प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करती है, जिससे उसे ऑटोनॉमी और तेज एक्शन मिलता है। ये टॉप टैलेंट को रिक्रूट करती है, धैर्य को महत्व देती है और लंबा खेल खेलती है। इंटेलिजेंस जमा करना, एसेट्स बनाना और सायों से घटनाओं को प्रभावित करना। गुप्त कार्रवाई कम होती है और उसे डिनाई किया जा सकता है। ISI, जो पाकिस्तान की मिलिट्री से जुड़ी है, एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी पहचान आक्रामक, रिस्क लेने वाले ऑपरेशंस के लिए है। इसका एस विंग गुप्त कार्रवाइयों को संभालता है, अक्सर टेररवादी ग्रुप्स को प्रॉक्सी के तौर पर इस्तेमाल करता है। ISI के तरीके बोल्ड हैं, जो असिमेट्रिक वॉरफेयर, साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस और डिसइंफॉर्मेशन पर निर्भर करते हैं, जबकि दोनों इंटेलिजेंस जमा करते हैं। ISI की डायरेक्ट, अक्सर हिंसक कार्रवाई करने की इच्छा उसे अनप्रेडिक्टेबल और मजबूत बनाती है। लेजेंडरी ऑपरेशंस एक एजेंसी की विरासत को डिफाइन करते हैं। रॉ की सबसे बड़ी अचीवमेंट 1951 के बांग्लादेश लिबरेशन वॉर में मुक्ति वाहिनी को सपोर्ट करना, जिससे पाकिस्तान का कंट्रोल केहा खत्म हो गया और भारत की तेज जीत हुई। रॉ ने भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम को भी ग्लोबल स्क्रूटनी से बचाया। 1954 और 1959 में सफल सीक्रेट टेस्ट्स सुनिश्चित किए। ISI का सबसे फेमस मिशन ऑपरेशन साइक्लोन, सोवियत अफगान युद्ध के दौरान अफगान मुजाहिदीन को हथियार देना, जिसने ग्लोबल हिस्ट्री को शेप दिया लेकिन टेररवाद की विरासत छोड़ गया। ISI का खालिस्तान मूवमेंट और कश्मीर में ऑपरेशन जिब्राल्टर को सपोर्ट करना उसके हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड अप्रोच को दिखाता है, कभी कभी तबाही की ओर ले जाता है। रॉ की सफलताएं स्ट्रेटेजिक और डिस्क्रीट हैं, ISI की बोल्ड और अक्सर कंट्रोवर्शियल। दोनों ने इतिहास बदला है, लेकिन उनके तरीके और नतीजे तेजी से अलग हैं। ये मिशन एजेंसियों के असली कैरेक्टर को दिखाते हैं। जासूसी में जीत अक्सर भारी कीमत पर मिलती है। रॉ और ISI दो फिलॉसफी को दिखाते हैं, धैर्यवान शतरंज का मास्टर बनाम आक्रामक स्ट्रीट फाइटर। रॉ की ताकत रणनीतिक धैर्य है, नेटवर्क बनाना, पॉलिसी को प्रभावित करना और चुपचाप लक्ष्य हासिल करना। इसके ऑपरेशंस सर्जिकल होते हैं, जिससे कोलेटरल डैमेज से बचा जाता है और भारत की रेपुटेशन को प्रोटेक्ट किया जाता है।
ISI, जो मिलिट्री डॉक्ट्रिन से बनी है, प्रॉक्सी और इंसर्जेंट का इस्तेमाल असिमेट्रिक वॉर लड़ने के लिए करती है, जिसका लक्ष्य लगातार टकराव के जरिए भारत को अस्थिर करना है। ISI के तरीके ज्यादा विजिबल और हिंसक हैं, अक्सर इंटरनेशनल निंदा को आकर्षित करते हैं। रॉ का खतरा सूक्ष्म और पता लगाना मुश्किल है। ISI का तेज और तत्काल है। उनकी अलग अलग स्टाइल्स उस खतरे की प्रकृति को डिफाइन करती हैं, जो हर एक पेश करता है। दुनिया के मंच पर रॉ और ISI की रेपुटेशन बिल्कुल अलग है। रॉ को प्रोफेशनल, इफेक्टिव और नेशनल सिक्योरिटी पर फोकस करने वाली एजेंसी के तौर पर देखा जाता है, जो ग्लोबल एजेंसियों के साथ मजबूत पार्टनरशिप बनाती है। इसके विवाद कम होते हैं और ज्यादातर अनप्रूवन होते हैं, जिससे प्लॉसिबल डिनाइबिलिटी बनी रहती है। ISI इसके उलट टेररवाद और धोखे के कथित सपोर्ट के लिए कुख्यात है। इसकी रेपुटेशन ओसामा बिन लादेन के पाकिस्तान में मिलने जैसी घटनाओं से खराब हुई है। इससे इंटरनेशनल सैंक्शन और अविश्वास पैदा हुआ है, खासकर अफगानिस्तान में इसकी भूमिका और चरमपंथी ग्रुप्स को सपोर्ट करने के बारे में। रॉ को एक जिम्मेदार प्लेयर के तौर पर देखा जाता है, ISI को एक डिस्टर्ब करने वाली ताकत के तौर पर। उनकी ग्लोबल इमेज उनके तरीकों और उनके एक्शन के नतीजों को दिखाती है। इंटेलिजेंस में रेपुटेशन किसी भी ऑपरेशन जितनी पावरफुल हो सकती है। रॉ और ISI के बीच का मुख्य अंतर वैचारिक है। रॉ की फिलॉसफी, जो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में निहित है, व्यावहारिक और रक्षात्मक है, जो भारत की संप्रभुता और स्थिरता की रक्षा पर केंद्रित है। इसके तरीके इंटेलिजेंस एनालिसिस और रणनीतिक स्थिति को प्राथमिकता देते हैं, खुले संघर्ष के बिना जीत की तलाश करते हैं। ISI की विचारधारा टकराव वाली है, जो भारत को चुनौती देने और रणनीतिक समानता हासिल करने की इच्छा से प्रेरित है। यह किसी भी तरीके को सही ठहराती है, प्रॉक्सी वॉरफेयर, व्यवधान और सीधा हस्तक्षेप। रॉ खामोश गार्डियन है, ISI एक लगातार संघर्ष का हार्बिंजर। रॉ का खतरा सूक्ष्म और रणनीतिक है, ISI का खुला और अस्थिर करने वाला। उनकी सोच उनके तरीकों को आकार देती है और उन खतरों को भी जो वे पैदा करते हैं। साइयों में विचारधारा किसी भी हथियार जितनी खतरनाक होती है। जासूसी आखिरकार लोगों के बारे में है, एजेंट जो दुश्मन इलाके में सब कुछ दांव पर लगाते हैं। रॉ के ऑपरेटिव लगातार खतरे में रहते हैं, फर्जी पहचान बनाते हैं और पकड़े जाने या मारे जाने का सामना करते हैं। अगर वे पकड़े जाते हैं, उनके बलिदान बहुत बड़े होते हैं, उनकी बहादुरी को कोई पहचान नहीं मिलती। रविंद्र कौशिक की कहानी, जिन्होंने पाकिस्तानी सेना में घुसपैठ की और जेल में मर गए, इस खतरे का उदाहरण है। ISI के ऑपरेटिव, जो अक्सर दूर से प्रॉक्सी को मैनेज करते हैं, अलग अलग खतरों का सामना करते हैं। नैतिक समझौता और उन टेररवादियों से पलटवार का खतरा जिन्हें वे सपोर्ट करते हैं। कभी कभी हैंडलर शिकार बन जाते हैं, क्योंकि चरमपंथी ग्रुप अपने बनाने वालों पर पलट जाते हैं। दोनों एजेंसियों के एजेंट खतरे का सामना करते हैं, लेकिन उस खतरे की प्रकृति उनकी एजेंसी की फिलॉसफी को दर्शाती है। रॉ के लिए यह एक्सपोजर का खतरा है, ISI के लिए यह वह अराजकता है जिसे वे फैलाते हैं। आखिर में जासूसी की असली कीमत इंसानी लागत है। तो कौन ज्यादा खतरनाक है, रॉ या ISI? यह आपकी परिभाषा पर निर्भर करता है। अगर खतरे का मतलब रणनीतिक बुद्धिमत्ता और खामोश इन्फ्लुएंस है, तो रॉ जबरदस्त है। इसकी जीत बिना शोर शराबे के इतिहास को बदल देती है। अगर खतरे का मतलब लापरवाही और आतंक का इस्तेमाल करने की इच्छा है, तो ISI बेजोड़ है। इसके एक्शन पूरे क्षेत्र को अस्थिर कर देते हैं, अक्सर भारी कीमत पर। रॉ धैर्यवान स्ट्रेटेजिकार है, ISI अप्रत्याशित वॉरियर, हर एक अपने राष्ट्र की महत्वाकांक्षाओं और असुरक्षाओं को दर्शाता है। अंतिम फैसला आपका है, वह खामोश हाथ जो भविष्य को आकार देता है, या वह जोशीला व्यक्ति जो एक जीत के लिए सब कुछ जलाने को तैयार है। उनकी जंग जारी है, अनदेखी, हमारी दुनिया को आकार दे रही है। जासूसी में सबसे खतरनाक हथियार हमेशा वही होता है जिसे आप कभी आते हुए नहीं देखते।